नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारा खास कार्यक्रम कुंभ को लेकर कितनी सतर्क है सरकार। जी हां, जिस तरह से महामारी का दौर चल रहा है और इसी महामारी के बीच जो कुंभ का आयोजन होने जा रहा है और इसी आयोजन को लेकर सरकार कितनी सतर्क है, सरकार की तैयारियां कितनी मजबूत हैं, सरकार जिस तरह से इस कुंभ का भव्य आयोजन करने का दावा कर रही है उसको लेकर प्रशासन भी किस तरह से आगे कदम उठा रहा है। कुंभ का आयोजन एक बड़ा आयोजन है जिसमें काफी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं और आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहां पर पहुंचते हैं। और अब इसी कुंभ को लेकर सरकार की जो तैयारियां हैं वो कितनी मजबूती के साथ चल रही और उसी मजबूती के साथ प्रशासन किस तरह से धरातल पर तैयारियों को अमली जामा पहनाने का काम कर रहा है। इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। मेरे साथ बीएसपी नेता विजय सिंह पाल जुड़ रहे हैं। विजय सिंह पाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही मेरे साथ बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं ओबीसी मोर्चा के डॉक्टर दीपक सालार भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर दीपक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही मेरे साथ कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री हैं हरीश पनेरू भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हरीश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल विजय सिंह पाल जी मेरा आप ही से है, क्या लगता है आपको सरकार इस कुंभ को लेकर, इस कुंभ के आयोजन को लेकर कितनी सतर्क है और किस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं? तो धन्यवाद बिलाल जी, मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने इस विषय को जनता के सामने रख करके दो कार्य किए हैं। निश्चित रूप से पहला कार्य यह है कि आज की तारीख में पूरा देश जिनको भी इस कुंभ के प्रति आस्था है वो अपनी तैयारियों को लेकर के कि किस तरीके से उत्तराखंड में प्रवेश करेगा उसके प्रति बड़ा आशंकित है। तो आशंकित क्यों है? क्योंकि असल में स्पष्टता नहीं दिखाई दे रही है। आज की तारीख में हमारे पास 3 एजेंसीज हैं। पहली एजेंसी है केंद्र सरकार, दूसरी एजेंसी है राज्य सरकार और तीसरी एजेंसी है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है मेला प्राधिकरण। मेला प्राधिकरण के मुख्य अधिकारी हैं माननीय दीपक रावत साहब। तो निश्चित रूप से जब हम अलग अलग एजेंसियों से अलग अलग दिशा निर्देश जारी करते हैं तो कंफ्यूजन की स्थिति निश्चित रूप से पैदा होती है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज की तारीख में जो प्रशासनिक ढांचा है वो सबको मालूम होता है कि ठीक है एजेंसी केंद्र सरकार भी है, एजेंसी राज्य सरकार भी है, लेकिन जब आपने मेला प्राधिकरण बना दिया है तो क्यों ना सारी की सारी जो इंस्ट्रक्शंस है, दिशा निर्देश है, वो दिशा निर्देश कहीं ना कहीं हमारे आयोजन को लेकर के, हमारे लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के, लोगों की जनभावनाओं को लेकर के, स्थानीय व्यापारियों के इंटरेस्ट को लेकर के सारी चीजों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो ये जो कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हुई है तो कंफ्यूजन की दृष्टि से पूरा ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई इंस्ट्रक्शन केंद्र सरकार दे रही है, कोई राज्य सरकार दे रही है, कोई मेला प्राधिकरण कुछ बता रहा है। तो लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करूं। तो नेचुरली प्रशासनिक स्तर पर यह निश्चित रूप से होना चाहिए कि ठीक है जी सरकारें कुछ भी हैं, लेकिन जब हमने एक अथॉरिटी बना दी मेला प्राधिकरण तो जो मेला प्राधिकरण जो है एसओपी जारी करेगा वही मान्य होनी चाहिए, क्योंकि मेला प्राधिकरण केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के सम्मिलित प्रयास से बना है। तो ऐसे केस में हम मेला प्राधिकरण को पीछे क्यों छोड़ देते हैं, मेरी समझ में नहीं है। ठीक है सर, और बिल्कुल, और यही बड़ा अहम सवाल है क्योंकि जिस तरह से काफी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचते तो उनको लेकर जो है क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। हरीश पनेरू जी, आपको क्या लगता है सरकार जो कदम उठा रही है वो कितने व्यापक कदम है या फिर उसमें कुछ बदलाव करना चाहिए? देखिए अभी मुझे नहीं पता कि मैं सुन नहीं पाया कि भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे या बीजेपी के। नहीं, हमारे अभी विजय सिंह पाल जी हैं जो अभी बात कर रहे थे, बीएसपी के नेता हैं जो अपना तर्क रख रहे थे। अच्छा जी। उन्होंने जो सवाल उठाया कि 3 एजेंसियां हैं, अब 3 एजेंसियों में ही आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तैयारियां दुरुस्त होंगी। ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब भी हम हरिद्वार रूट पे जाते हैं
तो निश्चित रूप से मुझे देखने को मिलता है कि वहाँ पे जो निर्माण कार्य है उसका कोई त्वरित गति से काम नहीं हो रहा है। वो गंगा घाटों की सफाई का मामला हो, वो लेआउट ट्रैफिक लेआउट प्लान का मामला हो, वो छोटे पुलों का निर्माण का मामला हो, वो यात्रियों के 3 शेडों का मामला हो, वो बाहर से आने वाली बसों के ट्रैफिक प्लान का मामला हो, सारी जगह अव्यवस्थाएं हैं। जो एक रोड मैप होना चाहिए था कुंभ मेले का, वो रोड मैप सरकार अब तक नहीं दिखा पाई है। और चूंकि कुंभ मेला अभी पास में है और इतनी जल्दी वो सिस्टमेटिक अनुशासनित तरीके से कुंभ कैसे संपन्न होगा, ये थोड़ा सा मुझे कठिन दिखाई देता है, क्योंकि सरकार की ओर से इससे रिहर्सल नहीं की गई है। 5 सालों से मुख्यमंत्री जी लगातार ये कह रहे हैं कि हम कुंभ की तैयारी कर रहे हैं, कुंभ की तैयारी कर रहे हैं, और एक जो मेन हाईवे है वो हाईवे का काम अब तक मुझे पूरा नहीं दिखाई देता। अंदर की जो सड़कें हैं उनका काम पूरा नहीं दिखाई देता। अंदर की जो नालियों की सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का मामला है वो नहीं दिखाई देता। ठीक है सर। तो इस तरीके से कुंभ के मामले में सरकार मुझे सुसज्जित हुई नजर आई है। ठीक है सर। सरकार संवेदनशील इससे मुझे नजर नहीं आई है। ठीक है हरीश जी, काम होने चाहिए थे जब नरेंद्र तिवारी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ठीक है सर, आपको याद होगा। ठीक है हरीश जी, मैं लौटूंगा आपके पास। हरीश जी मैं लौटूंगा आपके पास जी, ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर दीपक सालार जी, अगर वाकई में सभी तैयारियां पूरी नहीं है, फिर कुंभ का भव्य आयोजन कैसे होगा सर? सभी को नमस्कार। यह हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारा देवभूमि उत्तराखंड में जन्म हुआ है जी। और रही बात हमारे जो महाकुंभ मेला 2021 आयोजित हो रहा है, ये अपने आप में अलग ही अपनी स्थान रखता है, क्योंकि जो इस बार इसकी थीम रखी गई है वो भी ग्रीन क्लीन कुंभ की रखी गई है, साफ सुथरा कुंभ ना। तो जैसे अभी हमारे सहायक प्रवक्ता जी कह रहे थे कांग्रेस के कि क्या नाम है कि साफ सफाई नहीं है, कुछ नहीं है, कोई घाटों की सफाई नहीं हो रही है, तो देखो निराधार है, क्योंकि जो कुंभ की स्थिति है ये निराधार नहीं है। आपने केंद्र की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने वादा दिया था गंगा निर्मल होगी, गंगा की सफाई होगी। आज पूरे देश में कहीं गंगा की सफाई निर्मल नहीं, बातों से काम नहीं चलेगा। आपको सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि आपने नमो गंगे के नाम से जो प्रोजेक्ट चलाए, कहा कि पूरे देश में नदियों की सफाई। ठीक है हरीश जी, जवाब देना होगा, उत्तर देना होगा, लेकिन आज हम कुंभ की तैयारियों को लेकर बात कर रहे हैं। हरीश जी, कुंभ की तैयारियों को लेकर आज हम बात कर रहे हैं। बार कितनी साफ सुथरी है। दूसरी बात, चित्रण की व्यवस्था देख लीजिए, घाटों का निर्माण देख लीजिए, घाटों की साफ सफाई देखिए। आप जाके इसका मतलब आप गए नहीं है। अरे भाई साहब, मैं रोज, आप मुझे एक बात बता दीजिए, जो आपका हाईवे है उसका कितना काम हो गया? अंदर की तो काम छोड़ दिया, जो हाईवे का काम है उसकी तो पूरा नहीं हो पाया है। तो ये कहना कि काम हो गया, भारतीय जनता पार्टी का तो चरित्र रहा। मैंने कहा नमामि गंगे का जो नारा दिया था, पूरे देश में गंगा सफाई अभियान करेंगे, घाटों में इतनी गंदगी है, इसको देखकर हमें लगता नहीं है। लोगों ने, मीडिया के लोगों ने कहा कि गंगा का जल जो है पीने योग्य नहीं है। ठीक है हरीश जी, ठीक है सर। अभी पिछले हरीश जी मैं लौटूंगा आपके पास। हरीश जी मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक है सर, ठीक है सर। पानी नहीं दे सकते। हरीश जी मैं लौटूंगा आपके पास। हरीश जी मैं लौटूंगा आपके पास। हरिद्वार की व्यवस्था को देखिए, आप अपने आपके सवाल का जवाब अपने आप ही मिल जाएगा। ठीक है सर। कहना चाहो कि क्या नाम हरिद्वार में ये नहीं है, सवाल का जवाब नहीं। ठीक है दीपक जी, दीपक जी ठीक है सर, ठीक है दीपक जी, ठीक है दीपक जी, बहुत आसान है। ठीक है सर, थोड़ा सा। हाँ ठीक है दीपक जी, ठीक है सर। विजय सिंह पाल जी, विजय सिंह पाल जी, अगर वाकई में तैयारियां अच्छी चल रही हैं या फिर तैयारियों में कमी है, तो सरकार को क्या और कदम उठाना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से एक तो महामारी का दौर चल रहा है, काफी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे, फिर व्यवस्था मजबूत कैसे होगी? और अगर मजबूत नहीं है तो किस तरह से और कदम उठाए जाने चाहिए? बिलाल जी, आप इस बात को देखेंगे कि जो हमारा देश है, हमारे देश की इसे अच्छाई समझ नहीं है, दुर्भाग्य समझ ले। लेकिन एक बात सत्य है जिसे आप और मैं दोनों नहीं निकाल पाएंगे जी, वो ये है कि हमारा जो देश है वो भावनाओं से भी गवर्नेट होता है। आज चाहे राम मंदिर हो या कुछ आयोजन,
ये दोनों भावनाओं के विषय है। इन भावनाओं के विषय की वजह से जन भावनाओं को हमें मतलब मुख्य रूप से सामने रखना जरूरी होता है। तो ये जन भावना ही है जिसके पीछे कुंभ आयोजन की जो व्यवस्था है ये नियमित और बढ़िया तरीके से निर्वाह करने की जिम्मेदारी हो जाती है पूरे केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, स्थानीय प्रशासन की कीमत। और जब हम जन भावनाओं की बात कर रहे हैं तो अब ये मानेंगे कि जन भावना इस तरह से ज्यादा लोगों को प्रेरित करती है कि वो किसी भी कीमत पर हरिद्वार में आकर के गंगा स्नान करने के लिए मतलब उत्सुक है और वो उसके लिए वो कोई भी रिस्क उठाने को तैयार होते हैं। लेकिन निश्चित रूप से उनकी जनभावना एक तरफ है, लेकिन राज्य सरकार और मेला प्राधिकरण इन दोनों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि साथ के साथ वो उनके खुद के स्वास्थ्य के लिए या उनके हमारे जो हरिद्वार निवासी हैं उनके स्वास्थ्य के लिए पूरी तरीके से चैतन्य रहे, सावधानी बरते। और ये जो महामारी का दौर चल रहा है आज की तारीख में, ये जो पेंडेमिक चल रहा है जहाँ तक गया नहीं है। अभी हरिद्वार में ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन को सिर्फ अखबारों में पढ़ा है लेकिन अभी उनका मौका नहीं लगा है, उनको अभी अवसर नहीं प्राप्त हुआ है, तो अभी तक वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरा नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में लोगों को बचाया जाना बहुत जरूरी है। ठीक है सर। और मैं मानता हूँ मैं विशेष करूँगा केंद्र सरकार को, ये जो दिशा निर्देश SOP जारी हुई है, SOP में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, और ये जो प्रोसीजर आए हैं ये निश्चित रूप से न किसी सरकारी नेता की तरफ से नहीं आए, ये स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए हैं। निश्चित रूप से वो दिशा निर्देश लोगों के स्वास्थ्य के प्रति एक गंभीर चेतावनी भी होंगे और गंभीर सावधानियों को बरतने की उनकी राय भी इसमें शामिल है, तो हम उसको नजरअंदाज नहीं कर। ठीक है सर, ठीक है वजीर सिंह पाजी, ठीक है सर, बिल्कुल तैयारी कर रही है। उस तैयारियों में सबसे बड़ी कमी है कि इन्होंने ऐसी कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर दी है कि बॉर्डर पर जो व्यक्ति 72 आवर्स पहले ही रिपोर्ट दिखाएगा उसी को अलाउ करेंगे आप। समस्या ही है। ठीक है वजीर सिंह पाजी। डॉक्टर दीपक सारार जी, डॉक्टर दीपक जी, क्या कोविड-19 को लेकर जो गाइडलाइन बनाई गई है जो है कुंभ के आयोजन को लेकर, क्या उसमें कुछ छूट दी जाएगी? वो पंजीकरण है, आप ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हो कुंभ मेला की साइट पे, और उससे पंजीकरण कराने के बाद आप जो है कोविड की रिपोर्ट के साथ आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सामान्य लेकिन सर क्या इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए कि जिस तरह से अगर कोई भी यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचता है तो उसको अपनी कोरोना की रिपोर्ट लेकर के आना होगा? क्या आपको नहीं लगता इस तरह से श्रद्धालु को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? क्यों ना सरकार कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाले, संख्या भी बढ़े श्रद्धालुओं की और कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसी के अनुरूप सभी काम को भी किया जाए। देखिए कोविड महामारी जो चल रही है उसे भी देखते हुए थोड़ा सा जो थोड़ा सा कार्रवाई की जा रही है, SOP जो जारी की गई है स्नान है, मुख्य स्नानों में ही आपको कोविड की रिपोर्ट जो राज्य के बाहर के श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए है, और उसमें भी आपको ये देखिए कि जो सामान्य स्नान है, सामान्य में कोई रोक टोक नहीं है। सामान्य स्नान में आप बाहर का भी हो कहीं का भी, लेकिन प्रमुख स्नान में है और वो भी पंजीकरण कराना है ऑनलाइन पंजीकरण कराने में। ठीक है सर, ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है सर। हरीश पनेरू जी, आपको क्या लगता है कि अगर कोविड-19 की जो गाइडलाइन को बनाया गया है अगर उसमें ढिलाई नहीं मिलती है, क्या श्रद्धालुओं की जो संख्या है उस पर असर पड़ेगा? अगर असर पड़ता है तो फिर उसका जो एक व्यापारी वर्ग है, क्योंकि एक व्यापार से भी जोड़कर देखा जाता है इस कुंभ के आयोजन को, क्या फायदा या फिर नुकसान होगा अगर व्यापारी की तर्ज पर भी अगर देखा जाए? देखिए केंद्र की सरकार को चाहिए, प्रदेश में और केंद्र में एक दल की सरकार है, दोनों सरकारों को चाहिए। मोदी जी की सरकार से मेरा निवेदन है और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार से मेरा निवेदन है कि हरिद्वार कुंभ 8 साल से जुड़ा हुआ है
और इस आस्था में डुबकी लगाने के लिए देश के हर एक कोने से नागरिक आएंगे। क्या केंद्र की सरकार इतनी हिम्मत नहीं कर पा रही, प्रदेश की सरकार इतनी हिम्मत नहीं कर पा रही है कि मौके पर टीम बनाकर जो है जो भी आएंगे उनकी हम कोविड जांच करेंगे और उसके बाद श्रद्धालु आगे जा सकेंगे? कह रहे कोविड जांच लाइए। ये एक तरह से इससे पता चलता है कि गवर्नमेंट का फेलियर है, गवर्नमेंट के पास कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे मैंने कहा कि इसका ब्लूप्रिंट तैयार होना चाहिए कि आपके पास रोड मैप क्या है, कहाँ आपके पास कोरोना की जांच होगी, कहाँ पे आपके यात्री ठहरेंगे, कौन कौन से घाट खुलेंगे, कौन कौन सी पुलियाई रास्ते बंद रहेंगे, कौन कौन से खुलेंगे, कौन सा ट्रैफिक किस रास्ते पे जाएगा, उसका बिल्कुल हवा में चल रहा है। इसलिए यात्रियों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है गवर्नमेंट को। कोविड के नाम से कोविड के नियम उसमें लागू है जहाँ गवर्नमेंट जेल है। अगर गवर्नमेंट पास होती, मैं ये कह रहा हूँ कि केंद्र की सरकार है, बाहर से तो लोग डुबकी लगाने आने में, हरिद्वार में हिंदुस्तान के लोग डुबकी लगाने आ रहे हैं, हिंदू आस्था से रखने वाले लोग डुबकी लगाने आ रहे हैं। तो नरेंद्र नमामि गंगे का नारा देने वाली नरेंद्र मोदी जी की सरकार आखिर हरिद्वार में कोविड की टेस्टिंग की व्यवस्था क्यों नहीं कर पा रही? केंद्र सरकार हम ये सवाल कर रहे हैं प्रदेश सरकार से भी कि वहीं पर आप व्यवस्था करिए। ये कहिए कि आप कोविड की जांच है, बता दीजिए ना, आपके पास तो ये पूरी व्यवस्था है, प्रशासन पूरा लगा हुआ है। आप ये ऐसे गलत मत कहो कि कोविड की टेस्टिंग नहीं हो रही है। नहीं कोविड, मैं गलत फैसला नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आप कह रहे हैं कोविड की जो, एक मिनट, आप कह रहे हैं कि जो है कोविड की टेस्टिंग की रिपोर्ट अभी आपने कहा कि जो लेके आए उसको हम परवेज देंगे। हम ये कह रहे हैं कि सरकार वहीं पर क्यों नहीं व्यवस्था कर रही है? हमारा सवाल है ये गवर्नमेंट से, आप हिंदू आस्था को रोकने का प्रयास क्यों कर रहे हो? ये मेरा सवाल है। आप लोगों को स्नान करने से रोकने का प्रयास कर रहे हो। ये हिंदू आस्था, हिंदू का पैसा पीटते हैं, आप वहाँ सारी व्यवस्था करिए ना उनके लिए, हिंदू आस्था को आगे बढ़ाइए ना। हमारे लोग अधिक से अधिक गंगा में स्नान कर सकें, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है हरीश जी, ठीक है हरीश जी, ठीक है सर, दीपक जी से भी जवाब ले लेते हैं। हरीश जी ठीक है सर, पाप धुल जाए, लेकिन आप लोगों को रोकने में लगे, ये कैसा आपका एजेंडा? ठीक है हरीश जी, कौन सा एजेंडा है? ठीक है हरीश जी, दीपक जी से, ठीक है डॉक्टर दीपक जी से भी हम जवाब ले लेते हैं। ठीक है सर, ठीक है हरीश जी, ठीक है सर जी, दीपक जी। रिपोर्ट के लिए सरकार ने व्यवस्था कर रखी है, आप ऐसे गुमराह मत करें कि जो है। नहीं सर, व्यवस्था तो की जा रही है, लेकिन हरीश जी का ये कहना है कि क्यों ना सरकार इस तरह की व्यवस्था करे कि जो रिपोर्ट लाने की बात कही जा रही है उस रिपोर्ट को यहीं पर तैयार किया जाए। मैं आपसे एक सवाल का उत्तर जानना चाह रहा हूँ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अभी आपने कहा, मेरी बात को शांति से सुनिए, अभी आपने कहा कि कोविड की जांच की रिपोर्ट जो लेके आएगा उसको हम हरिद्वार की गंगा में प्रवेश देंगे, यानी जो कोविड की जांच की रिपोर्ट नहीं लेके आएगा उसको आप हरिद्वार में स्नान करने से रोक लगाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि केंद्र में आपकी सरकार है, सरकार वहां पर व्यवस्था क्यों नहीं कर रही कोविड जांच? मैं यही सवाल कर रहा हूँ, इससे बोलिए ना आप, क्या केंद्र की ओर से कोई उसमें योजना है? क्या ऐसी योजना आप क्यों नहीं सबमिट कर रहे? ठीक है इससे हमारे हिंदू हरीश जी अब जवाब भी ले लेते हैं दीपक जी से। विजय सिंह पाल जी, मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक है सर हरीश जी, ठीक है हरीश जी, अब जवाब भी ले लेते हैं दीपक जी से। ठीक है सर जी, दीपक जी आप बात पूरी कीजिए अपनी। जो हरिद्वार के प्रवेश द्वार है, नागसन हुआ, भगवानपुर हुआ, या फिर इधर आपके चिड़ियापुर की तरफा हुआ, जहाँ से भी प्रवेश द्वार है उत्तराखंड के अंदर आने के लिए हरिद्वार के अंदर, वहाँ पे कोविड की एक पूरी व्यवस्था है, कोविड की टेस्टिंग की, वहाँ पे टेस्ट बनाए जाते हैं, उनकी रिपोर्ट जा रही है, वो रिपोर्ट आपको घर से लेकर आने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे हाँ, तो आपने जो कहा ना, आपने यही कहा कि कोविड की जांच जो लेके आएगा, ये अब आपने क्लियर कर दिया, ये अच्छी बात है। हाँ, आपने क्लियर कर दिया, सरकार अगर उस टाइम ये व्यवस्था नहीं करेगी तो ये पॉइंट रिकॉर्ड किया जाए। मैं ये कह रहा हूँ, आप देखिए जिम्मेदारी से कोई चीज तो कहिए। हेलो, ठीक है सर, आपको भौगोलिक जानकारी दे देता हूँ कि 50 किलोमीटर की दूरी है नारसन बॉर्डर से हरिद्वार की दूरी। अगर कोई आदमी दिल्ली से आ रहा है तो हरिद्वार बॉर्डर से, हरिद्वार की नारसन बॉर्डर से लगभग दूरी 60 किलोमीटर है, और उस 60 किलोमीटर में पहले ही आपकी कोविड की टेस्ट की रिपोर्ट आपको दी जा रही है। वह टेस्ट की रिपोर्ट लेकर आपको हरिद्वार पहुंचना है। ठीक है, आप ऐसे ये ना कहो कि घर से लेकर आ रहे हैं और मेरी बात को आप दूसरे तरीके से ले जा रहे हैं। ठीक है दीपक जी, अच्छी बात है। मैं नहीं ले जा रहा हूँ, आप ही ने कहा दीपक जी, अच्छी बात है, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। कोविड की जांच लानी पड़ेगी। आप ये कहते हो कि हमारी ओर से कोविड की
टेस्टिंग की पूरी व्यवस्था राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से है। श्रद्धालु जितनी संख्या में आ सकते हैं आए, उनके लिए पूरी व्यवस्था है। इस तरह से हो जाता तो मैं समझता हूँ लोग दुखा ना आप कहते गुमराह कर रहे हैं ना मैं कहता। उसमें स्नान करके थोड़ा सा ज्ञान भी प्राप्त करें मेरे भाई। ऐसा नहीं अरे मेरे भाई पूरा ज्ञान के साथ बोल रहा हूँ। आपने ये बोला नहीं बोला कि कोविड टेस्ट की जो रिपोर्ट लेके आएगा हम हरिद्वार में प्रवेश देंगे। आपने बोला, मैंने तो बोला नहीं। मुझे तो लगता है ठीक है, ठीक है हरीश जी, ठीक है हरीश जी, दीपक जी, ठीक है सर, अच्छी बात है कि अगर कोविड-19 को लेकर इस तरह से कदम उठाया जा रहा है सरकार की तरफ से। अगर आपकी सरकार ये श्रद्धालु के लिए व्यवस्था ठीक है सर, कुंभ में अधिक से अधिक बिल्कुल, और व्यवस्था करनी भी पड़ेगी क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र और साथ ही राज्य में बीजेपी की सरकार है। ठीक है दीपक जी, ठीक है सर, आने की व्यवस्था मिलनी चाहिए। ठीक है सर, विजय सिंह पाल जी, ठीक है विजय सिंह पाल जी, जी दो चीजें रखना चाहूंगा। जी जी, अगर मेरे माननीय मित्र जो है ध्यान से सुनेंगे तो मैं दो चीजें बताना चाहता हूँ जो सरकार की नीति को बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं। जी, पहला तो ये कि इन अव्यवस्थाओं से सरकार को फायदा होता है। वो सरकार को फायदा किस तरीके से होता है देखेंगे कि सरकार भव्य आयोजन की घोषणाएं तो कर रही है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इस आयोजन को निश्चित रूप से बहुत सीमित करना चाहती है। वो सीमित करने के दो लाभ हैं। पहले तो हम जो कोरोना पेंडेमिक में उसे भी ओवरकम करते थे, और दूसरा हमारे साधनों का इस्तेमाल कम होगा। तो उस दृष्टि से जानबूझ करके अव्यवस्थाओं को ऐसे लागू किया जाए कि लास्ट मोमेंट तक कंफ्यूजन बना रहे। दूसरा अव्यवस्थाओं का बड़ा लाभ हुआ है जो आप देखेंगे, आप अखबार की न्यूज पढ़िए कि कितना बड़ा घोटाला हुआ है ये गंगा की सफाई को लेकर के। गंगा की जो सफाई योजनाएं है उसकी जैसे जांच अभी अभी उत्तराखंड में घोषणा की गई है। तो ये जो घोटाले हो रहे हैं वो घोटाले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जब जल्दबाजी में कोई काम किए जाते हैं। ठीक है सर, लेकिन विजय सिंह पाल जी, ठीक है सर, लेकिन विजय सिंह पाल जी, लेकिन क्या वाकई में जो कोविड-19 को लेकर सरकार कदम उठा रही है ऐसे पूरे कुंभ को देखते हुए, क्या वो उचित कदम है या फिर सरकार को उसमें कुछ और बदलाव या फिर कुछ और कदम उठाना चाहिए? विजय सिंह पाल जी, ये प्रैक्टिकल कदम नहीं है ये बिल्कुल भी, मतलब प्रैक्टिकल कदम इसलिए नहीं है कि आप देखेंगे हरिद्वार में जो गंगा स्नान करने वाले जो लोग उनका जो मतलब बैकग्राउंड है वो किस स्तर से आते हैं? वो आते हैं ग्रामीण स्तर से। और आप देखेंगे शहरी जो लोग हैं वो बहुत कम आते हैं, और जो ग्रामीण स्तर के जो लोग हैं जो वो ज्यादा आते हैं। तो ग्रामीण स्तर के लोगों को आप मुझे बताइए, शहर में ही आपकी कोविड-19 की जांच के कितने केंद्र हैं? एक गांव का व्यक्ति उसे कोविड की जांच कराने के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाना पड़ता है, और ऐसी स्थिति में क्या ब्लॉक स्तर पे, क्या ग्रामीण स्तर पे, ग्राम स्तर पे आपने कोविड जांच के सेंटर खोले हुए हैं क्या? ठीक है, ठीक है विजय सिंह पाल जी, ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर दीपक सालार जी, डॉक्टर दीपक जी, होगा लोकल जो समुदाय केंद्र है हमारे सरकार के, उनमें सब में क्या नाम है। ठीक है सर, ठीक है सर, डॉक्टर दीपक जी, आपसे मैं फाइनल कमेंट में चाहूंगा कितना खास होगा इस बार का कुंभ मेला? फाइनल कमेंट सर दीपक जी। देखिए, मैंने सबसे पहले यही कहा था कि इस बार का जो कुंभ मेला होगा वो अपने आप में ही एक अलग होगा, क्योंकि इसकी जो थीम है वो क्लीन कुंभ की है, साफ सुथरा कुंभ हमारा। ठीक है सर। और जो इसकी सभी जो बाहर से लोग आएंगे वो लेके जाएंगे, वो अपने आप में ही अच्छी होगी, क्योंकि जितने अच्छे कार्य इसमें किए जा रहे हैं, 166 निर्माण कार्य जो नए हुए हैं इसमें 749 करोड़ रुपए के, वो उसमें फ्लाईओवर देख लीजिए, आप देखिए हरिद्वार बिल्कुल बदला हुआ है। ठीक है सर, ठीक है दीपक जी, ठीक है सर, ठीक है दीपक जी, ठीक है सर। हरीश पनेरू जी, आपसे भी मैं फाइनल कमेंट में चाहूंगा कितना खास होगा इस बार का कुंभ मेला? अगर वाकई में भव्य आयोजन होने जा रहा है तो क्या व्यापक वाकई में सरकार ने इंतजाम किए हैं? मैं देखिए एक बात बड़ी निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ, केंद्र की सरकार ईमानदारी से हिंदू भावनाओं का वोट तो लेती है, लेकिन उन पर काम नहीं करती है। आप दिल्ली की गंगा को देख लो, आप देख लो ना कितनी साफ है, उसके लिए कितने बड़े बड़े वादे किए गए थे। हरिद्वार से दूर की दिल्ली जो राजधानी है
उसके गंगा को देख लो कितनी साफ है। इसी तरीके से हरिद्वार में सिर्फ कुंभ के नाम पर भ्रष्टाचार किया गया, चाहे वो निशंक जी के जमाने का भ्रष्टाचार हो, चाहे वो आज के जमाने का भ्रष्टाचार। ठीक है सर, ठीक है हरीश जी, सर ठीक है हरीश जी, ठीक है सर, सर वक्त कम है मेरे पास, माफी चाहूंगा मैं। ठीक है सर, विजय सिंह पाल जी, विजय सिंह पाल, ठीक है सर हरीश जी, ठीक है सर, विजय सिंह पाल जी, कुंभ के आयोजन को लेकर सरकार और हरिद्वार प्रशासन, मेला प्रशासन कितना तैयार माना जा रहा है सर? फाइनल कमेंट सर। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो तैयारी चल रही है, ये तैयारी कुंभ की तैयारी हो ना हो, ये राज्य सरकार की ओर से आगामी 2022 के चुनाव की तैयारी जरूर दिखाई देती है। वो इसलिए दिखाई देती है कि जिस तरीके से अव्यवस्थाओं को फैला करके भ्रष्टाचार को जन्म दिया जा रहा है और अथाह पैसे की बंदरबांट हो रही है, ये पैसे की बंदरबांट 2022 के चुनाव में इसका प्रभाव दिखाई देगा। ठीक है सर, वो आने वाला कल देखना होगा कि किस हिसाब से देखा जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुंभ के आयोजन को लेकर सरकार को जो है कदम उठाने चाहिए। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। लेकिन सवाल बड़ा अहम है कि वाकई में कुंभ के आयोजन को लेकर जो दावे और वादे सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, क्या वाकई में उसी स्तर से काम किया जा रहा है? क्या वाकई में इस बार का जो कुंभ मेला है वो सबसे अलग होगा, सबसे अनोखा होगा? क्योंकि जिस तरह से महामारी का दौर चल रहा है और कुंभ का आयोजन होने जा रहा है, सरकार को व्यापक इंतजाम करने ही चाहिए। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही, नमस्कार। पहाड़